हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, बेसिक्स। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, यूजेस ऑफ मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स का यूज़ क्या है ये हम जानेंगे लेक्चर के एंड में। पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix in which only one column is present is called the column matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2। तो देखो इसमें कितनी कॉलम है, एक कॉलम है, और कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। 2 बाई 1 की मैट्रिक्स हो गई, लेकिन यहाँ पे 2 रो है, 2 रो हो गए और एक कॉलम है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं हम इसको। रो के कितनी भी हों इट डजेंट मैटर, बट कॉलम हमारे पास एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम कॉलम मैट्रिक्स को जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए सपोज कर लो कि आई रो में है और जे कॉलम में है। ठीक, ith रो में है और जे कॉलम में है। ठीक, तो मैंने बताया कि रो कितने भी हो सकते हैं, तो मान लो m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए, ये है कॉलम मैट्रिक्स का कंडीशन। तो m इंटू 1, इसकी ऑर्डर क्या होगी, m इंटू 1। जनरल वे में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स के ऊपर। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक रो मैट्रिक्स का, 8 9 10 18। तो देखो इसमें कितनी रोज़ हैं, सिर्फ एक ही रो है, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4। सो देयर आर 1 रो एंड 4 कॉलम्स, 1 इंटू 4। जिनको रो और कॉलम नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे पिछले लेक्चर में जाके समझ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने रो हैं, सिर्फ एक ही है, और कॉलम कितने हैं, 4। तो मैंने इसमें रो मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ रो जो है एक ही होना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे रो 4 है और कॉलम रो 1 है और कॉलम 4 है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम रो मैट्रिक्स को जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल वे में हम इसको ऐसे, सपोज ए इज़ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, वो ith रो में है और jth कॉलम में है। ठीक है, तो सपोज कर लो एक रो है, रो मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया कि एक रो ही होना चाहिए, और मान लो कि कॉलम कितने हैं, n नंबर्स ऑफ कॉलम है, तो 1 बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सपोज दिस इज़ अ मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे रोज़ कितनी हैं, 1 रो 2 रो 3 रोज़। ठीक, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, सो देयर आर 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। जब इसका ऑर्डर सेम आए 3 बाई 3 की मैट्रिक्स तो हम इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर सिर्फ 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 कहे तो मान लो कि 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। ठीक, इट इज़ अ डिफाइंड एज व्हेन ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये ऐसे डिफाइन हो सकता है कि जब इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो के इक्वल हों। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 0 5
0 0 0 8। तो देखिए यहाँ पे इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं है, बाकी सब जीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये भी तो डायगोनल है, हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हम मैट्रिक्स में डायगोनल उसी को लेंगे जो लेफ़्ट से स्टार्ट हो, लेफ़्ट से टॉप से स्टार्ट हो और राइट के बॉटम में ख़त्म हो, उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स मानेंगे। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जीरो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 3/3, 3 भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। बस इसमें क्या होता है, इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने डायगोनल एलिमेंट्स बताए ना, ये सब सेम हो जाएंगे। जैसे 1 है तो 1 1 दोनों जगह हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल 8 0 0 0 8 0 0 0 8। तो देखिए यहाँ पे इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 1 के इक्वल हों और रेस्ट बाकी सब क्या हो, जीरो हो। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक ऐसा मैट्रिक्स, देख लो डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल 0, बाकी सब जीरो हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल है और बाकी सब क्या है, जीरो है। ठीक है, और इसको हम आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते ही हैं, कर नहीं सकते हैं, करते ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स के ऊपर। जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि, देखो जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स उसके क्या हो, जीरो हो। जैसे देख लो 2/2 की मैट्रिक्स ले लो, 0 0 0 0, तो 2/2 इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, इसके जीरो है। और करके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें देखो सारे इसके एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। ठीक है, तब आते हैं हमारा, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म, अब कुछ आगे आएंगे तो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, जब उनका ऑर्डर सेम होगा तभी वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ईच एलिमेंट, ए कोई मैट्रिक्स है सपोज कर लो और बी कोई मैट्रिक्स है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 ऑर्डर की हम ले लेते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4। बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो इक्वल के लिए हमने क्या बताया अभी, अगर कोई मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल मानी जाएंगी। तो हम सेम ऑर्डर के लेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। 5 6 7 8। सपोज बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो इनका ऑर्डर सेम है। और हमें क्वेश्चन में, सपोज कर लो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो 1 इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स में 6 है, तो 2 इज इक्वल टू 6।
अब यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 7 है, सो 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है बी मैट्रिक्स में, 8 है, तो हम 4 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। ठीक है, तो सपोज़ इफ़ हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि ये इसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स से इक्वल है, ठीक, और हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। हमें ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो ये बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले देख लो इनके ऑर्डर सेम है कि नहीं। ये 3/3 के मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 के मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो। ठीक, तो ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑन कंपेयरिंग द corresponding elements, ठीक। तो देखो यहाँ पे x+3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट बताओ मेरे को, ये जो x+3 है यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में 0 दिख रहा है, तो हम 0 के इक्वल रख देंगे। सो x इज इक्वल टू हम क्या पा जाएंगे, -3 पा जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे z+4। z+4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आप लोगों को, 6 दिख रहा है, तो z+4 को हम 6 के इक्वल रख देते हैं। सो z इज़ इक्वल टू 4 को उधर भेज देते हैं, तो 6 - 4 हो गया। सो z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो नेक्स्ट 2y - 7 है, सो 2y - 7 किसके इक्वल है, 3y - 2 के। सो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y माइनस का 2। सो 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू -2, और ये -7 है, तो इसको हम भेज देंगे उधर साइड, तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये -y हो गया, 2y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा ना, इज़ इक्वल टू -2 + 7। सो इसमें 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। इस -5 को अपॉन में भेज दो तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब आप a की वैल्यू ऐसे ही करके फाइंड कर लीजिएगा। a - 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, -3। आई होप कर लेंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो एग्जाम्पल 5 की बात करेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया कि हमारा टाइम बचे। ठीक है, सो दिया है हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और ये हमें बोल रहा है कि इक्वल है ये दोनों मैट्रिक्स। देखो ये बोल रहा है ना, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो पहले इनकी ऑर्डर को देख लेते हैं। 2/2 के मैट्रिक्स ये भी है और 2/2 की मैट्रिक्स ये भी है। तो इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो क्या होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन लिख के पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस on comparing the corresponding elements, comparing the corresponding elements को अब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, देखो ये 2a + b है, 2a + b किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा ना। सो 2a + b, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 होगा।
तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू 4 माइनस 2a हो जाएगा ना। ये 2a को हम इधर भेज दिए, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये a माइनस 2b है, सो a माइनस ऑफ 2b ये किसके इक्वल है, देखो -3 के इक्वल है, सो -3। अब देखो यहाँ पे हम b की वैल्यू लिखे हैं, निकाल चुके हैं। तो अब हम ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ही है ना, तो देखो इसमें हम पुट कर देंगे। सो लिखते हैं, पहले b की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन से हम रखते हैं, फर्स्ट से। ऐसे आप लिखेंगे तो बोर्ड्स में आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। a माइनस 2, बी की जगह पे हम ये वैल्यू जो निकाले हैं वो रख देंगे। सो 4 माइनस 2a, ठीक है, इज इक्वल टू -3, ठीक है। a माइनस 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू -3, ठीक। अब देखो ये प्लस का a है और ये प्लस का 4a है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5a। और ये माइनस का 8 है तो हम उसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -3 + 8, तो क्या हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/5। सो a इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई ना। अब हम फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो b इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2 इंटू a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अंजा कितना होता है, 2 अंजा कितना होता है, 2 होता है। सो 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 हुआ। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। 5c माइनस डी, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 11। तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 हुआ। देखो अब 5c माइनस डी, तो देखो हम d को इधर भेज देते हैं और 11 को इधर ला देते हैं। सो इधर भेजेंगे तो d पॉजिटिव हो जाएगा, और 11 को इधर ला दो, तो 5c इधर प्लस में है 11, तो इधर आएगा तो क्या होगा, -11। इसको मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे लिखा, अपोजिट कर दिया, चल जाएगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक। अब देखो अब कौन सा एलिमेंट बचा, 4c + 3d। 4c + 3d किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है ना। तो इसको कंपेयर कर देंगे, 4c प्लस कितना 3d इज इक्वल टू 24। तो देखो 4c + 3d इज इक्वल टू 24 है, तो यहाँ से हम d की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पीछे लिखा ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, वैसे ही आप लिख लेंगे। मैंने लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। सो 4c + 3 इंटू 5c माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 होगा। अब देखो 4c + 3 5 जो कितना होगा, 15, c माइनस 3 11 जो कितना होगा, 33 इज इक्वल टू 24 होगा। अब देखो 4c + 15c कितना होगा, 19c
माइनस ऑफ, ये देखो माइनस हम नहीं लेते हैं, इक्वल टू -33 को हम इधर भेज देते हैं। सो 24 + 33, ठीक है। 19C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 33 ऑफ 24, हाँ 57 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 19 की टेबल में 57 कितने बार में आता है, 57/19 इज इक्वल टू 19 की टेबल में 57 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है ना। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम सी की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। चलो रखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो ना हमने इस इक्वेशन को थर्ड नेम दिया था। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, ठीक, 5C - 11 डी इज इक्वल टू 5C - 11। सो 5C की जगह पे हम क्या रख देंगे, जो हमारी वैल्यू आई है सी की, तो 5 × 3 - 11, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का 11, 15 - 11 कितना होगा, 15 में से 11 गया तो 4 बचा। सो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है 4। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं कि मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ से, ओके। चलो अब बात करेंगे हम यूजेस ऑफ मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो देखते हैं। पहला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन द क्रिप्टोग्राफी। इट इज़ यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। देखो अब हम समझेंगे क्रिप्टोग्राफी आखिर होता क्या है। तो देखो आप लोगों ने बिटकॉइन का मतलब समझा, बिटकॉइन सुना ही होगा, नहीं सुना तो सपोज़ कर लो, ये सपोज़ नहीं, एक डिजिटल करेंसी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी, ठीक है। ये एक डिजिटल करेंसी, सपोज़ कर लो जैसे गूगल पे है हमारे यहाँ इंडिया में, फ़ोन पे है, पेटीएम है। तो देखो सपोज़ ये कोई पर्सन है, ठीक, इसने अपना मोबाइल लिया हुआ है, ये देखो, ठीक, इसमें इन्होंने गूगल खोला हुआ है, गूगल पे जानते ही होंगे आप लोग, गूगल पे, ठीक है। तो सपोज़ करो यहाँ पे इसका बैंक है, इसमें सपोज़ 10,000 रुपीज़ है, ठीक। और सपोज़ कर लो ये जो आदमी है, इसकी वाइफ यहाँ पे है, इसकी वाइफ दिल्ली में है, ठीक, और ये मैन दुबई में है, ठीक। चलो तो ये देखो, ये दिल्ली में है, तो ये बोलती है मेरे को 5,000 रुपीज़ चाहिए। तो इसने भी अपने मोबाइल में, ये है इसका मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक। तो इसमें इसने भी गूगल पे खोला हुआ है, ठीक है, गूगल पे खोला हुआ है, GP लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो इसका बैंक अकाउंट ये, ठीक। तो इसके अकाउंट में, ये जो आदमी है इसके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, तो इसकी वाइफ को 5,000 की ज़रूरत है, ठीक। तो ये अपने अकाउंट से पहले गूगल पे में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक। तो गूगल पे में ट्रांसफ़र करेगा, फिर इसके सपोज़ करो 5,000 इसके गूगल पे में आ जाते हैं, ठीक। तो ये 5,000 अपनी वाइफ को सेंड करेगा, ठीक। तो फिर थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ से कॉल करके पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा गया कि नहीं, ठीक है। सपोज़ करो कि यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है, तो वो तो 5,000 इसके पास पहुँचने नहीं देगा, ठीक। हैकर बैठा रहेगा तो 5,000 तो इसके पास पहुँचने नहीं देगा। तो इसीलिए इसने 5,000 जो रुपीज़ है इसको कोड में चेंज करके भेजा। मान लो AXB
800, मान लो एक कुछ भी कोड हो सकता है XYZ, तो 5000 का ये कोड है, तो ये इसको भेजेगा, तो ये हैकर तो उतनी आसानी से पहचान नहीं पाएगा। और ये भी देखो, हम ये जो कोड है इसको भेजेंगे ना, ये इसको सेंड करेगा, तो ये समझ जाएगी कि मतलब इन्होंने 5000 रुपीज़ भेज दिया है मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो हैकर तो कुछ कर नहीं पाएगा, उसको तो एक कोड लगेगा, और कोड को खोलना इतना आसान भी नहीं होता है। और ये कोड मैट्रिसेस में बंद करके भेजते हैं सब, तो मैट्रिक्स में बंद करके भेजते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर जो कोड रहता है उसको तोड़ना इतना आसान भी नहीं रहता, और ये खुला होता तो टूट भी सकता था, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद, अरे मैट्रिक्स में बंद करके भेजते हैं कोड को। तो देखो, अब सोच रहे होगे आप लोग, देखो $1 इज इक्वल टू कितना होता है, 70 रुपीज़ के आसपास होता होगा, सपोज कर लो 70 रुपीज़ होता होगा। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बिटकॉइन में ही यूज़ होता है। क्यों बिटकॉइन में ही यूज़ करता है ये हम समझ लेते हैं। देखो, ये सब डॉलर में यूज़ करेंगे तो डॉलर में कितना रुपीज़ होता है, 70 रुपीज़। $1 इज इक्वल टू होता है ना 70 रुपीज़, बट 1 बिटकॉइन जानते हो कितने का होता है, 7 lakhs का। 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 7 लाख। तो सपोज करो, सोचो कितना, एक बिटकॉइन भी अगर हैकर गायब कर ले तो इतने का फ़ायदा होगा, लेकिन $1 गायब करेगा तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे। इसलिए हम क्रिप्टोग्राफी का बिटकॉइन में यूज़ करते हैं, समझ गए होगे। अब देखो इसका नेक्स्ट यूज़ बताता हूँ। इट इज़ यूज्ड इन द गेम्स, गेम्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे पबजी हो गया, असफाल्ट हो गया। पबजी लवर्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। असफाल्ट हो गया, तो देखो जितनी भी हमारे आसपास, अपने आसपास जितनी भी आप ज्योमेट्री देखोगे उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है। जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, होती है ना सर्कल का इक्वेशन। वैसे ही स्क्वायर की इक्वेशन होती है। तो देखो जैसे पबजी में घर होता है, हाउस होते हैं ना, तो हाउस देखो ये कितने चीज़ों से मिलके बना है। ये देखो, ये पहले ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो ये इसमें कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, 3-4 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो इन सब का सम करके, तो सम हम कहाँ करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ही बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब मैं आपको पढ़ाने लगूँगा तो पूरी 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा, तो बस 2 जानो इनफ है, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।